मैं पिछले 8 सालों से एक रिपेयर शॉप के साथ काम कर रहा था। मेरी सारी व्हीकल्स वहीं सर्विस और रिपेयर होती थीं। सालाना रेवेन्यू 2 मिलियन से भी ऊपर था और मैंने कभी एक भी पेमेंट मिस नहीं की थी। लेकिन आज नई टायर लगवाने के बाद मैं कैजुअली फ्रंट डेस्क पर वॉशर फ्लूइड की एक बोतल मांगता हूँ, जिस पर ऑनर मुस्कुराते हुए कहता है, हे, उस वॉशर फ्लूइड के 30 बक्स लगेंगे। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टंट रह जाता हूँ। वहीं पास में खड़ा नया अप्रेंटिस ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस पर वो धीरे से ओल्ड झाओ के पास जाकर कहता है, बॉस, सिर्फ वॉशर फ्लूइड की एक बॉटल ही तो है, जाने दीजिए ना। जिस पर ओल्ड झाओ का चेहरा तुरंत काले बर्तन जैसा हो जाता है। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मतलब सिर्फ एक बॉटल वॉशर फ्लूइड? तुम्हें लगता है ये फ्री में आती है? 30 बक्स कोई पैसे नहीं होते क्या? अभी कितने दिन हुए हैं यहाँ काम करते हुए और अभी से आउटसाइडर्स की साइड लेने लगे? पता भी है आजकल बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है? तुम्हें में लगता है वॉशर फ्लूइड की बॉटल कोई बड़ी चीज नहीं? तुम्हें लगता है मैं चीप और पेटी हूँ? अच्छा, तो ये 30 बक्स मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, तभी सीख मिलेगी। ये छोटा सा ड्रामा देखकर मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत गुडविल बची थी वो भी उसी वक्त खत्म हो गई, जिस पर मैं अपनी पॉकेट से $100 बिल निकालकर ओल्ड जाओ के सामने पटक देता हूँ और कहता हूँ, लो, बाकी अपने पास रखो। यह सुनते ही ओल्ड जाओ की बकवास अचानक रुक जाती है। फिर वो बिजली की स्पीड से पैसे उठा लेता है और कहता है, वाओ बॉस सू, आप तो बड़े जनरस निकले, लेकिन एक 100 बक्स में मैं सिर्फ 3 बॉटल वॉशर फ्लूइड ही दे सकता हूँ। अफसोस, मेरे पास चेंज नहीं है। जिस पर मैं सीधा कहता हूँ, रख लो। इसके बाद अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मैं फ्लीट मैनेजर को अपने कमरे में बुलाता हूँ और कहता हूँ, नोटिस जारी कर दो, आज से कंपनी की कोई भी व्हीकल ओल्ड झाओ की रिपेयर शॉप में मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए नहीं जाएगी। सबके लिए नई जगह ढूंढो। यह सुनकर वो हैरानी से कहता है, बॉस सू, को ये हम ओल्ड जाओ की शॉप पूरी तरह छोड़ने के थे? उसका शॉक्ड होना भी जायज था, क्योंकि पिछले 8 सालों से वही शॉप कंपनी का डिजाइनेटेड सर्विस सेंटर बनी हुई थी। जिस पर मैं चाय की एक सिप लेते हुए कहता हूँ, हाँ, नोटिस जारी करो, कंपनी ग्रुप में भी डाल दो। फिर शुरुआत में तो सब शांत रहता है, लेकिन आधा दिन भी नहीं गुजरता और पूरी कंपनी के ड्राइवर्स लिटरली पागल हो जाते हैं। जिस पर उसी दोपहर मैं फ्लीट ब्रेक रूम के पास से गुजर रहा होता हूँ, जहां अंदर सभी ड्राइवर्स एक्साइटेड होकर बातें कर रहे होते हैं। अरे सच में, फाइनली अब ओल्ड झाओ की बकवास नहीं झेलनी पड़ेगी। नोटिस रिटर्न में आया है, तुम्हें लगता है फेक है? हा 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 हा। बॉस सू ने खुद ऑर्डर दिया है। यार, बहुत पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए था। पिछली बार मैं अपनी ट्रक की 4 व्हील अलाइनमेंट करवाने गया था, लेकिन काम होने के बाद भी स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा था। वापस जाकर उससे आर्ग्यू किया तो वो उल्टा कहने लगा कि ड्राइवर ने खुद खराब किया होगा। घंटों बहस चली। आखिर में उसने सिर्फ 5% डिस्काउंट दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। जिस पर दूसरा ड्राइवर कहता है, तू फिर भी बच गया। पिछली बार मैं ब्रेक पैड्स बदलवाने गया था, उसने आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाए, लेकिन चार्ज OEM वाला लिया। मैंने बस एक सवाल पूछा और ओल्ड जाओ का चेहरा उतर गया। फिर वो कहता है, आजकल पार्ट्स के प्राइस बढ़ गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अगर ये कंपनी की डिजाइनेटेड शॉप ना होती तो कौन बेवकूफ वहां जाता? इसके बाद एक और आदमी बोलता है, सिर्फ कस्टमर्स को ओवरचार्ज करना ही नहीं, इनवॉइस बनवाने में भी जान निकाल देता है। पिछली बार मेंटेनेंस इनवॉइस 3 बार गलत बनाई। रीइंबर्समेंट करवाने के लिए मुझे 5 चक्कर लगाने पड़े थे। जिस पर दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, और मैंने सुना है वो अपने वर्कर्स का भी खून चूसता है। मेरा न्यू फ्यू वहां अप्रेंटिस था। कहता है, ओल्ड जाओ तो डिपस्टिक देखकर भी प्रॉफिट निकाल ले। अप्रेंटिस को सिर्फ पानी जैसी बेस्वाद स्ट्यू खिलाई जाती है। अगर कोई रियल स्किल्स सीखना चाहता है तो पहले उसकी चमचागिरी करनी पड़ती है, और ईयर एंड बोनस जितना डिले कर सके करता रहता है। जहां मौका मिले पैसे काट लेता है। फिर दूसरा आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, पहले लगता था वो एक ऑनेस्ट ओल्ड मैकेनिक है, लेकिन अब तो बस उसके अपकस की खट्टर पटर सुनाई देती है। बिजनेस बड़ा होता गया और उसका दिल छोटा। इसके बाद एक ड्राइवर कहता है, पिछली बार मैं अपनी पर्सनल कार लेकर गया था सिर्फ बल्ब बदलवाने, लेकिन उसने ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे ये काम उसके लेवल से नीचे हो। मुझे 2 घंटे वेट करवाया। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है, हाँ, वही पुरानी कहानी। इस बार बॉस ने बिल्कुल सही किया। मैं तो कब से चाहता था कोई इस चीज को कॉल आउट करे। लगता है बॉस भी आखिर तंग आ गए। जरूर ओल्ड झाओ ने लाइन क्रॉस कर दी होगी। फिर कोई और कहता है, नई शॉप ढूंढना अच्छा आइडिया है। अगली बार ऐसी जगह ढूंढिए जहां स्किल्स भी हों और प्राइसेस भी फेयर हों। धीरे धीरे वहां की गॉसिप शांत होने लगती है और मैं ब्रेक रूम के बाहर खड़ा सब सुनता रहता हूँ। उन बिखरी हुई कंप्लेंट्स और गंदी सच्चाइयों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पजल जुड़ रहा हो और उसके अंदर से उस रिपेयर शॉप की सड़ी हुई रियलिटी बाहर निकल रही हो। वो चालाकी और लालच उस जगह की हड्डियों तक फैल चुका था, बिल्कुल कैंसर की तरह। सिर्फ कंपनी जैसे बड़े क्लाइंट्स को नहीं, बल्कि वॉक इन कस्टमर्स को भी बेवकूफ बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि अपने अप्रेंटिस तक का खून निचोड़ा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, सुबह नोटिस जारी होने के बाद एक भी ड्राइवर ने विरोध नहीं किया। उल्टा सभी खुश होकर क्लैप कर रहे थे। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए था? इसके बाद मैं अपने ऑफिस वापस आता हूँ और दूर लगे हुए ओल्ड जाओ ऑटो रिपेयर के बड़े साइनेज बोर्ड को देखता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ओल्ड जाओ की वो ग्रीडी स्माइल याद आती है जब उसने पैसे छीने थे, और वो जहरीला चेहरा जब वो अप्रेंटिस पर चिल्ला रहा था। और उसी वक्त मुझे 8 साल पहले वाला वो आदमी याद आता है
टिन शेड के अंदर तेल से सने हाथों वाला एक ऑनेस्ट मैकेनिक जो रिपेयर के बाद खुद कार धोता था, लेकिन अब उसने अपनी सारी डिसेंसी खुद निकल ली थी। 8 साल इतने लंबे कि एक टिन शेड रिपेयर शॉप 3 मंजिला सर्विस सेंटर बन गई, और इतने लंबे कि एक इंसान खून चूसने वाला लीच बन गया। मैंने उस दिन सिर्फ 100 बक्स फेंके थे, लेकिन कौन जाने पिछले इतने सालों में मुझसे कितने हजारों निकलवाए गए। फिर भी अच्छा हुआ, कम से कम अब मुझे इन लोगों की असली रियलिटी दिख गई, और अब कंपनी की दर्जनों व्हीकल्स को मेरी पुरानी आदत की वजह से ह्यूमिलेशन नहीं झेलना पड़ेगा, मोटी भेड़ों की तरह फ्लीस नहीं होना पड़ेगा। जहां तक उस टूटी फूटी रिपेयर शॉप और पैसे देखकर पागल हो जाने वाले ओल्ड जो की बात है, उसने अपना रास्ता खुद चुना था, और चाइनीज न्यू ईयर के तुरंत बाद उसने खुद अपना बिजनेस बर्बाद कर लिया। इसके बाद कंपनी का काम 10 तारीख से दोबारा शुरू होना था, लेकिन 9 तारीख की सुबह से ही ओल्ड जो के मैसेजेस लगातार आने लगते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बॉस सू, न्यू ईयर की शुभकामनाएं, आपकी कंपनी न्यू ईयर में और आगे बढ़े और खूब पैसा कमाए। कल 10 तारीख है, व्हीकल्स की मेंटेनेंस साइकिल फिर शुरू होने वाली है। हमेशा की तरह मैंने आपके लिए बेस रिजर्व कर दिए हैं। मुझे पता है आप प्रोजेक्ट्स में बिजी होंगे, इसलिए मैंने पहले से पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली है, सब स्टैंडर्ड मेंटेनेंस से स्केड्यूल के हिसाब से। इसके बाद वो एक लंबा कोटेशन भेजता है, जिस पर मैं उसे खोलकर जल्दी से स्कैन करता हूँ। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ट्रांसमिशन फ्लूइड, वही रूटीन मेंटेनेंस आइटम्स जो हर साल होते थे, लेकिन इस बार हर चीज के प्राइसेस चुपचाप दोगुने कर दिए गए थे। फिर मैं सीधे नीचे स्क्रॉल करके रिप्लाई करता हूँ, प्राइस बहुत ज्यादा है, 20% डिस्काउंट दे सकते हो। मेरा मैसेज भेजते ही ओल्ड जाओ तुरंत कॉल कर देता है और कहता है, अरे बॉस सू, आपको ये प्राइस ज्यादा लग रही है? मेरी कैलकुलेटर तो हिसाब लगाते लगाते धुआं छोड़ने वाली थी। मैंने आपको बिल्कुल बॉटम कॉस्टिंग प्राइसिंग दी है, एक एक्स्ट्रा सेंट तक नहीं जोड़ा। आपको अंदाजा नहीं है इस साल बिजनेस एनवायरनमेंट कितना ब्रूटल है। ऑनियल प्राइसेस बढ़ गए हैं, पार्ट्स महंगे हो गए हैं, टायर के प्राइसेस रोज बदलते हैं, सप्लायर्स हर दिन लॉसेस की रोना रोते हैं। फिर वो लंबी सांस लेकर कहता है, और लेबर का हाल तो मत पूछिए, आजकल अच्छा मैकेनिक ढूंढना हेवन चढ़ने जैसा मुश्किल हो गया है। जिसके पास थोड़ा बहुत स्किल है वो आते ही 10 ग्रैंड या 8 ग्रैंड सैलरी मांगता है, ऊपर से मील्स और हाउसिंग अलग, और 5 दिन का वर्क वीक चाहिए। एक पैसा कम नहीं, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। मैकेनिक हायर नहीं कर रहे, जैसे भगवान बिठा रहे हो। जिस पर वो आखिर में दुखी बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, बॉस सू, मेरी ये दुकान बाहर से बड़ी दिखती है, लेकिन अंदर से सब दिखावा है। रोज सुबह उठते ही 10,000 का रेंट सामने खड़ा रहता है। इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आपको ये प्राइस देकर तो मैं प्रैक्टिकली अपना दिल निकाल कर दे रहा हूँ। 20% डिस्काउंट? ऐसा करूंगा तो फ्री में काम नहीं करूंगा, बल्कि अपनी जेब से पैसे भरूंगा। प्रेसिडेंट सू, थोड़ा रहम कीजिए, हमारा रिश्ता 7 से 8 साल पुराना है। क्या तुम सच में मुझे ऐसे पैसे डुबाते हुए देख सकते हो? जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, ओल्ड झाओ, मैं तुम्हारी मुश्किलें समझता हूँ, लेकिन कितनी अजीब कोइंसिडेंस है, कल ही मैंने किसी को मार्केट में पूछताछ करने भेजा था। बेनबो वॉशिंग और बाकी चेन स्टोर्स में यही सेम सर्विस पूछी, जेन्युइन पार्ट्स, बेहतर इक्विपमेंट और सर्विस तो तुम्हारी शॉप से कई लेवल ऊपर निकली, और फाइनल बिल तुम्हारे चार्ज किए हुए अमाउंट के आधे तक भी नहीं पहुंचा। यह सुनते ही दूसरी तरफ कुछ देर के लिए पूरी साइलेंस छा जाती है। फिर ओल्डर झाओ जल्दी से बोलता है, चेन स्टोर्स, प्रेसिडेंट सू, आप सिर्फ प्राइस देखकर फैसला नहीं कर सकते, उनकी स्किल्स की क्या औकात मेरी स्किल्स के सामने। मैं 8 साल पुराना मास्टर हूँ, आपकी फ्लीट को मैं अपनी वाइफ से ज्यादा जानता हूँ। वो चेन स्टोर्स सब असेंबली लाइन पर काम करते हैं, अप्रेंटिस आपकी कार पर प्रैक्टिस करते हैं, और ऑनेल कौन जाने किसी बड़े ड्रम से निकाला हुआ सस्ता माल डाल दें, लेकिन मैं आपकी कार में सिर्फ जेन्युइन और रियल सामान डालता हूँ। मैंने कभी आपसे प्रॉफिट कमाने की कोशिश तक नहीं की। फिर वो इमोशनल बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट सू, इतने सालों से हमारा बिजनेस रिलेशन है, 7 से 8 साल तो हो ही गए है ना। मेरी शॉप आज तक सिर्फ आपकी वजह से टिकी हुई है। याद है उस समय आपकी पुरानी मर्सिडीज बारिश में खराब हो गई थी, रात के 2 बजे कौन टो ट्रक लेकर पहुंचा था? मैं। ओल्ड जाओ, हमारा रिश्ता लाइफ एंड डेथ वाला है। क्या वो कोल्ड और हार्टलेस चेन स्टोर्स इसकी बराबरी कर सकते हैं? आज लो प्राइसेस दिखाकर आपको फंसाएंगे और कल मोटी भेड़ समझकर लूटेंगे, लेकिन मैं 8 सालों से एक जैसा हूँ, कभी किसी को चीट नहीं किया, चाहे बूढ़ा हो या जवान। यह सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही 30 बक्स वाली वॉशर फ्लूइड की बोतल घूम रही थी, और ड्राइवर्स की वो सारी कंप्लेनेट्स, नकली पार्ट्स वाली बातें, जेन्युइन फैक्ट्री पार्ट्स। अब मेरा पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था, जिस पर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, लाओ जाओ, अगर तुम्हारी स्किल्स यूनिवर्स में सबसे बेस्ट हैं और तुम हर दिन चैरिटी करके घाटे में चल रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें और सफर कैसे करने दूं? इस साल की ईयरली मेंटेनेंस मैं कहीं और करवाऊंगा, बस बात खत्म। मैंने जैसे ही कॉल काटा, फोन स्क्रीन लगातार फ्लैश होने लगती है। प्रेसिडेंट सू, पहले मेरी बात सुनिए, पार्ट्स के प्राइसेस हाल में बहुत बढ़ गए हैं। हमारी 8 साल की फ्रेंडशिप के लिए मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। सच में मैं अपनी लिमिट तक जा रहा हूँ। फिर अगला मैसेज आता है, प्रेसिडेंट सू, फोन देख रहे हैं क्या? और फिर, प्रेसिडेंट सू, ऐसे डेट बनकर इग्नोर करना ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए वर्क बे तक खाली रखी है। हर मैसेज के साथ उसकी डेस्परेशन बढ़ती जा रही थी, पहले सिंपैथी, फिर शेमलेस बिहेवियर और आखिर में टेंट्रम। लेकिन मैंने एक शब्द रिप्लाई नहीं किया, बस ठंडी नजरों से उसकी सारी बकवास पढ़ता रहा और फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिस पर आखिरकार दुनिया पूरी तरह शांत हो जाती है। लेकिन अंदर से मुझे पता था यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
इसके बाद अगले दिन यानी लूनर मंथ की 10 तारीख को कंपनी ऑफिशियली न्यू ईयर स्टार्ट करती है। कोर्टयार्ड में फायर क्रैकर्स फूट रहे होते हैं, डजन्स की कार्स चमकती हुई लाइन में खड़ी रहती हैं, पुराने क्लाइंट्स और सप्लायर्स गिफ्ट्स और फ्लावर बास्केट्स लेकर कंपनी पहुंच रहे होते हैं। मैं कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा होता हूं, तभी फ्लीट मैनेजर धीरे से मेरे पास आकर कहता है, प्रेसिडेंट सू, वो रिपेयर शॉप वाला लाओजिया आया है और उसके हाथ में कुछ सामान भी है। जिस पर मैं ऊपर देखता हूं और दूर वही घिनौना चेहरा नजर आता है। आज लाओजिया ने क्लियरली पूरी तैयारी की हुई थी, ब्रांड न्यू वर्क क्लॉथ्स, चेस्ट पर पेन क्लिप किया हुआ और बालों में इतना तेल कि मक्खी भी फिसल जाए। हाथ में 2 गिफ्ट बॉक्सेस मोटर ऑयल के थे और चेहरे पर नकली हंसी चिपकी हुई थी, जिस पर मैं शांत होकर कहता हूं, उसे अंदर आने दो, क्योंकि कुछ चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती। उनसे भागो तो भी हमेशा नहीं भाग सकते। और सच कहूं, मुझे भागना भी नहीं था। जैसे ही ओल्ड जिया कोर्टयार्ड में एंटर करता है, आंख में एक है, उसकी आंखें रडार की तरह पूरे एरिया को स्कैन करने लगती हैं। फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर टिकती है, उसके चेहरे पर इंस्टेंटली चमचागिरी वाली स्माइल आ जाती है और फिर वो मोटर ऑयल लेकर जल्दी जल्दी मेरी तरफ आता है। बॉस, सुन, न्यू ईयर मुबारक, व्हील्स घूमते रहें और पैसा बरसता रहे। ये छोटा सा गिफ्ट है, फुल सिंथेटिक मोटर ऑयल, इतना बढ़िया सामान कि खुद भी यूज नहीं करता। विश करता हूँ आपकी कंपनी इस साल और तेजी से आगे बढ़े। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, थैंक्स ओल्ड जियाओ, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, बस छोटा सा फेवर है। लेकिन उसकी आंखें लगातार मुझ पर और मेरे पास खड़े बड़े क्लाइंट्स पर टिकी हुई थीं। फिर वो ऑकवर्ड हंसी के साथ कहता है, बॉसू, आज वेदर कितना अच्छा है, कोर्टयार्ड भी बड़ा शानदार लग रहा है। वैसे मेंटेनेंस वाली बात के बारे में मैंने पूरी रात सोचा। आखिर में यही लगा कि हमारी इतनी स्ट्रांग फ्रेंडशिप को छोटी सी बात खराब नहीं कर सकती। मैंने अभी भी आपके लिए सारे वर्क बेस खाली रखे हैं। बेस्ट मैकेनिक सिर्फ आपकी फ्लीट के लिए असाइन किया है। मैं दांत भींचकर 15% डिस्काउंट दे देता हूँ। इससे नीचे सच में नहीं जा सकता। प्रैक्टिकली चैरिटी कर रहा हूँ। इसे मेरी तरफ से अपॉलॉजी समझ लीजिए। यह सुनते ही पास खड़े कुछ बड़े क्लाइंट्स सिचुएशन समझ जाते हैं, जिस पर वो नई कार्स देखने का बहाना बनाकर धीरे से वहां से हट जाते हैं और मैं बस उसके चेहरे को घूरता रहता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से एबेकस के बीड्स बाहर गिर पड़ेंगे। हर एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन भरी हुई थी और मुझे यह सब बेहद रिडिकुलस लग रहा था। इतना सब होने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि डील कैसे लॉक करे। अभी भी फेक फ्रेंडशिप और डिस्काउंट दिखाकर मुझे बांध कर रखना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे लूटना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जिस पर मैं सीधे कहता हूँ, ओल्ड जाओ, कल फोन पर मैं साफ बोल चुका हूँ, इस साल की मेंटेनेंस के लिए मैंने दूसरी जगह डिपॉजिट दे दिया है। कहाँ? वो तुरंत पूछता है। बेन बाओ। ये सुनते ही उसका चेहरा इंस्टेंटली पर्पल पड़ जाता है। बॉस सू, आप मजाक कर रहे हैं? वो चेन स्टोर्स सिर्फ फैंसी डेकोरेशन से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनमें हमारी शॉप जैसी सोल ही नहीं है। जिस पर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, कम से कम वहां प्राइस के हिसाब से काम तो मिलता है। अब उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। बॉस सू, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। 8 साल पार्टनरशिप के बाद आप मुझे ऐसे छोड़ रहे हैं? सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। मैंने पूरा दिन आपके लिए बेखाली रखी। मेरे मैकेनिक्स ने दूसरे जॉब्स मना कर दिए। उस पूरे दिन का नुकसान कौन भरेगा? जिस पर मैं बिना इमोशन के कहता हूँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे लिए बेखाली रखो। सिर्फ मेरा बिजनेस पकड़ने के लिए तुम खुद ओवर कॉन्फिडेंट बने रहे। बेसिक रूल्स तक नहीं पता तुम्हें? ये सुनते ही उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सीधे तरीके से जवाब दूंगा। धीरे धीरे आसपास लोग जमा होने लगते हैं। एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सभी काम रोककर हमारी तरफ देखने लगते हैं। ओल्ड जाओ इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि अब वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका है। उसके चेहरे की चर्बी तक गुस्से से कांपने लगती है। सालों से लोगों की चापलूसी सुन सुनकर जो एरोगेंस उसके अंदर भर गया था और पब्लिक में इंसल्ट होने की ह्यूमिलेशन, दोनों मिलकर उसके दिमाग की आखिरी तार तोड़ देते हैं। फिर वो जोर से चिल्लाता है, हे सू, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी थी या नहीं? 8 साल मैंने तुम्हें गोल्डन गूस की तरह ट्रीट किया। सबसे बढ़िया ऑयल तुम्हारी कार्स के लिए बचाकर रखा। तुम्हारी व्हीकल्स को हमेशा पहले सर्विस दी। मेरी शॉप ना होती तो तुम्हारा कबाड़ कब का खराब हो चुका होता। अब कंपनी बड़ी हो गई तो तुम्हारा एटीट्यूड भी आसमान पर पहुंच गया। अब जाकर उन चेन स्टोर्स के जूते चाटोगे? तुम एहसान फरामोश हो, अनग्रेटफुल बैस्टर्ड। जेब में 2 पैसे क्या आ गए, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। जिस पर मैं ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहता हूँ, ओल्ड जाओ और अपनी जुबान संभालो। लेकिन वो और जोर से चिल्लाता है, जुबान संभालूं? अभी साफ साफ बोलता हूँ, तुम्हारी उस पूरी फ्लीट की मेंटेनेंस मेरी शॉप में ही होगी। मैंने पूरा दिन वर्क बे खाली रखी। मेरा मैकेनिक पूरा दिन खाली बैठा रहा। उसका नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा, नहीं तो आज तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी बर्बाद कर दूंगा। यह सुनते ही पूरा कोर्टयार्ड केओस में बदल जाता है। एम्प्लॉय शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कस्टमर्स के चेहरे पर नफरत साफ दिखने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत गेट से दौड़ते हुए अंदर आते हैं। लेकिन अब ओल्ड जाओ पूरी तरह कंट्रोल खो चुका था। जिस पर मैं आखिरकार शांत आवाज में कहता हूँ, चलो अब सब क्लियर कर ही लेते हैं। सबसे पहली बात, तुम ये मत सोचो कि तुमने मुझ पर कोई बड़ा फेवर किया। मैं तुम्हारी शॉप सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि वो पास में थी।
कन्वीनियंट थी। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, इन 8 सालों में मैं तुम्हारी शॉप में 2 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका हूँ, हर महीने कैश पेमेंट की। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन था, काम के बदले पैसे, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। और दूसरी बात, तुम कहते हो बेस्ट वर्क बे हमेशा मेरे लिए रिजर्व रखते थे। पिछले साल गर्मियों के बीच में मेरी फ्लीट की एक व्हीकल ब्रेकडाउन हो गई थी। मुझे उस समय अर्जेंट रिपेयर चाहिए थी। मैंने तुमसे कहा था कि एक बे खाली कर दो, लेकिन तुमने क्या कहा कि वो किसी लग्जरी कार क्लाइंट के लिए पहले से बुकेड है। जिस पर मैं ठंडी नजरों से ओल्ड जॉ को देखते हुए कहता हूँ, और फिर तुमने मुझे शॉप के बाहर धूप में खड़ा रहने दिया। आखिर में मुझे अपने मैनेजर से 3 रश जॉब्स का एक्स्ट्रा पैसा ऐड करवाना पड़ा, तभी जाकर तुमने मजबूरी में आधी बेगा खाली की, और इसे तुम हमेशा मेरे लिए रिजर्व रखना कहते हो। यह सुनते ही आसपास खड़े कई पुराने ड्राइवर्स जोर जोर से सिर हिलाने लगते हैं। जाहिर था उन्हें भी वह इंसिडेंट याद था। फिर मैं आगे कहता हूँ, तीसरी बात, तुम कहते हो सबसे एक्सपेंसिव ऑयल हमेशा मेरी कार्स के लिए रखते थे। सिर्फ पिछले महीने की बात है, मेरी बिजनेस वैन सर्विस के बाद इंजन नॉइस करने लगी। जब ऑयल रिसीट चेक की तो लॉट नंबर्स ही गलत निकले। बाद में तुम्हारे ही एक अप्रेंटिस ने चुपके से बताया कि उस दिन वेयर हाउस में जेन्युइन ऑयल खत्म था और तुमने उसकी जगह कोई सस्ता जेनेरिक ऑयल डाल दिया था। जिस पर मैं उसकी आंखों में घूरते हुए कहता हूँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो सब भूल गया हूँ? यह सुनकर कई ड्राइवर्स के चेहरे इंस्टेंटली बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब सारी बातें याद आने लगी थीं। फिर मैं क्राउड की तरफ देखते हुए कहता हूँ, और जहां तक उस चेन शॉप की बात है, कम से कम वहां हर चीज का क्लियर प्राइस लिखा होता है। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड फ्री दी जाती है। वहां कोई कस्टमर पर अपना नुकसान नहीं निकालता, और ना ही 30 बक्स की वॉशर फ्लूइड बॉटल के लिए सबके सामने अपने अप्रेंटिस की बेइज्जती करता है। ऊपर से 8 साल पुराने क्लाइंट को इंसल्ट करता है। मेरी बात खत्म होते ही ओल्ड झाओ का चेहरा रंग बदलने लगता है, पहले लाल, फिर सफेद, और आखिर में राख जैसा ग्रे। फिर वो हकलाते हुए बोलता है, तुम बकवास कर रहे हो, मैंने कभी प्राइसेस बढ़ाकर चार्ज नहीं किए। वो वॉशर फ्लूइड इंपोर्टेड कंसंट्रेट से बनती है, उसकी कॉस्ट ही 20 बक्स से ज्यादा है। लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं बची थी। खुद उसे भी पता था कि वो चीप फ्लूइड की असली कीमत क्या थी। जिस पर मैं सीधा कहता हूँ, और आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड्स को OEM बताकर बेचना, 4 व्हील अलाइनमेंट खराब करके ब्लेम कस्टमर्स पर डालना, इनवॉइस बनाते वक्त ऐसा बिहेव करना जैसे जान निकल रही हो, वॉक इन कस्टमर्स को इग्नोर करना, अप्रेंटिसेस के मील्स और ईयर एंड बोनस तक काट लेना। ओल्ड जाओ, क्या मैं तुम्हारी शॉप की सारी गंदगी यहीं सबके सामने खोल दूं? मेरी नजरें क्राउड में खड़े ड्राइवर्स पर घूमती हैं। कुछ लोग चुपचाप नीचे देखने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर चेहरों पर वही एक्सप्रेशन था, जैसे सालों का दबा हुआ गुस्सा आखिर बाहर निकल आया हो। फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, तुम्हारी ये घटिया गराज आज तक सिर्फ इसलिए चल रही थी क्योंकि हम जैसे रेगुलर कस्टमर्स लगातार पैसे डालते रहे। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन तुमने हमारी सपोर्ट को अपना हक समझ लिया, फ्रेंडशिप को वेपन बना लिया, और अच्छी रेपुटेशन को खुद अपनी ग्रीड से बर्बाद कर दिया। इसके बाद मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, आज की मर्सिडीज बेंज सर्विस टिकट मैं कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन आज के बाद कंपनी की एक भी व्हीकल तुम्हारी गराज में कदम नहीं रखेगी। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, आज तुमने सिर्फ मेरा सर्विस ऑर्डर नहीं खोया, तुमने वो बेसिक ऑनेस्टी और डिसेंसी खो दी। जिस दिन तुमने शेमलेस होकर मुझसे वॉशर फ्लूइड की बोतल के लिए 30 बक्स मांगे थे, उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था, चाहे सारी कार्स खराब क्यों ना हो जाएं, मैं तुम्हारी जगह दोबारा कभी नहीं आऊंगा। यह सुनते ही ओल्ड जाओ ऐसा खड़ा रह जाता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आंखों में पहली बार डर और पछतावा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो पछतावा फिर गुस्से में दब जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर कहता है, सर प्लीज लीव। जिस पर ओल्ड झाओ सिक्योरिटी गार्ड को घूरता है, उसके होंठ गुस्से से कांप रहे होते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाता है, ठीक है सू, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम्हारे अंदर, देखता हूँ तुम्हारी ये कंपनी कितने दिन चलती है। जिस दिन डूबेगी उस दिन तुम्हारी ये कबाड़ फ्लीट रिपेयर करवाने कहाँ जाएगी? हाँ। इसके बाद वो जमीन पर जोर से थूकता है, और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे क्राउड के बीच से बाहर ले जाते हैं, बिल्कुल किसी हारे हुए स्ट्रे डॉग की तरह। कुछ सेकंड्स तक पूरा कोर्टयार्ड पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक चारों तरफ केओटिक बातें शुरू हो जाती हैं, जिस पर मैं अपना वर्क शर्ट कॉलर ठीक करता हूँ, गेस्ट्स और स्टाफ की तरफ मुड़कर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, बस छोटा सा डिस्टर्बेंस था, आप लोगों को ये सब देखना पड़ा, उसके लिए सॉरी, लेकिन आज आने के लिए सभी का धन्यवाद। न्यू ईयर में सारी बैड लक खत्म करते हैं, व्हील्स चलते रहें और सब मिलकर पैसा कमाएं। मेरी बात खत्म होते ही तुरंत अपलॉज गूंजने लगती है, पहले हल्की क्लैप्स और फिर जोरदार चीयर्स। फायर क्रैकर्स दोबारा जलाए जाते हैं और कोर्टयार्ड का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। इसके बाद सेरेमनी खत्म होते ही फ्लीट मैनेजर धीरे से मेरे पास आकर कहता है, मिस्टर सू, बेन बाओ ने सब कंफर्म कर दिया है, 30 कार्स की सर्विस और एग्जॉस्ट का काम पूरा हो गया, और अभी कुछ बड़े क्लाइंट्स भी कह रहे थे कि वो काफी समय से ओल्ड झाओ से परेशान थे, बस किसी के शुरुआत करने का इंतजार कर रहे थे। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से अंदाजा था। फिर कुछ दिन बाद एक ऑफ रोड इवेंट में मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी कंपनी पहले अपनी सारी कार्स ओल्ड झो के पास भेजती थी। थोड़ी बातचीत के बाद वो हंसते हुए मेरे करीब आता है और कहता है, मिस्टर सू, आपने उस टाइटवॉट ओल्ड झो से रिश्ता तोड़कर बहुत स्मार्ट मूव किया। वो आदमी दिन ब दिन और घटिया होता जा रहा था। फिर वो आगे कहता है, पिछले महीने मेरी वाइफ अपनी BMW लेकर वहां गई थी टायर पैच करवाने, लेकिन उसने बोला टायर पूरी तरह खराब है और पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। 3800 बक्स ले लिए। बाद में दूसरी जगह चेक करवाया
तो सिर्फ छोटा सा पिनहोल लीक निकला। 50 बक्स में पैच हो गया, बिल्कुल नया जैसा। जिस पर वो हंसते हुए कहता है, मैं तो बहुत पहले ही वहां जाना छोड़ना चाहता था, लेकिन बस ओल्ड रिलेशनशिप की वजह से खींचता जा रहा था। आपने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। अब लगता है बाकी पुराने कस्टमर्स भी स्विच करेंगे। इसके बाद एक और हफ्ता गुजर जाता है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का लाउझाओ लेजर लेकर मेरे ऑफिस आता है और कैजुअली कहता है, मिस्टर सू, ये तो बड़ा फनी हुआ। इस महीने फ्लीट के सारे ड्राइवर्स खुद नई गराज ढूंढ लाए। कोई मर्सिडीज स्पेशलिस्ट है, कोई BMW स्पेशलिस्ट और कोई इंपोर्टेड कार्स का एक्सपर्ट। सभी फीडबैक दे रहे हैं कि काम सॉलिड है, प्राइसेस फेयर हैं और सर्विस टॉप नॉट। लगता है वो लोग पहले से ही ओल्ड झाओ की शॉप से परेशान थे। जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, कुछ नहीं कहता, क्योंकि टाइम सबसे क्रूअल चीज होती है और सबसे सच्चा मिरर भी। फिर 1 महीने बाद एक शाम मैं ओल्ड झाओ की गैराज के सामने से गुजरता हूँ। वही पीक आफ्टर वर्क मेंटेनेंस टाइम था, लेकिन बाहर पार्किंग इतनी खाली थी कि वहां घोड़े दौड़ाए जा सकते थे। ग्लास विंडो के अंदर झांक कर देखा तो वर्कशॉप लगभग खाली पड़ी थी, जबकि कॉर्नर पर बनी नई चेन शॉप के बाहर कार्स की लाइन ट्रैफिक जाम जैसी लगी हुई थी। जिस पर अचानक मेरे दिमाग में 8 साल पुरानी मेमोरीज घूमने लगती हैं। वही टिन शेड, कार के नीचे काम करता हुआ ओल्ड झाओ, तेल से सने हाथ, रिपेयर खत्म होने के बाद फ्री में कार वॉश करता हुआ उसका बैक, और फिर सिगरेट लेने से मना करते हुए उसकी ऑनेस्ट स्माइल। मिस्टर सू, आपका यहाँ आना मेरी जिंदगी बचा गया, लेकिन पैटर्न्स का मतलब ये नहीं कि मैं कस्टमर को परेशान करूं। फ्रेंडशिप कभी कस्टमर्स को चीट करने का एक्सक्यूज नहीं बन सकती, लेकिन एक बार इंसान का दिल सड़ जाए तो चाहे दुकान कितनी भी फ्लैशी क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। फिर धीरे धीरे महीने गुजरते जाते हैं। ओल्ड जो का साइने बोर्ड अभी भी टंगा रहता है, लेकिन बस किसी तरह सर्वाइव कर रहा था। ग्लास के पीछे कुछ यंग अप्रेंटिस हर दिन फोन्स पर बैठे रहते हैं। वर्कशॉप इतनी खाली रहती है कि सर्विलांस कैमरा की आवाज तक गूंजती है। अब तो वो सारे लिफ्ट्स तक ऑनर नहीं करते। जिन वर्क बेस के लिए पहले लोग लड़ते थे, वो अब पूरी तरह खाली पड़े रहते हैं। रात में तो जगह देखकर डर लगने लगता है। फिर एक दिन मैं बहुत एग्जॉस्टेड था। ओवर टाइम खत्म करके लगभग रात के 9 बजे नीचे पार्किंग में पहुंचता हूँ। जैसे ही कार डोर टच करता हूँ, अचानक शैडोज से एक फिगर बाहर निकलता है। वो ओल्ड झाओ था। जाहिर था वो और वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अभी भी वही वर्क यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस पर चेस्ट के ऊपर जनरल मैनेजर स्टिच्ड था, लेकिन अब वो यूनिफॉर्म उस पर ढीली लटक रही थी, बिल्कुल बैम्बू पोल पर कपड़ा टांग दिया हो जैसे। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, दोनों तरफ सफेद बाल साफ नजर आ रहे थे। चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था। फिर वो भारी आवाज में कहता है, उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसके गले में रेत भर दी हो। जिस पर मैं वहीं रुक जाता हूँ, लेकिन उसे इग्नोर करता हूँ। फिर वो शेमलेस होकर 2 कदम और करीब आ जाता है। उसके दोनों हाथ कसकर आपस में जुड़े हुए थे, उंगलियां तक सफेद पड़ चुकी थीं। फिर वो नीचे नजर करते हुए कहता है, मैं खास तौर पर तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ। पहले जो कुछ हुआ सब मेरी गलती थी। ऑफ ब्रांड ग्लास फ्लूइड, फेक इनवॉइस, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे पता है अब शायद तुम मुझे जोक समझते हो, लेकिन इस बार मैंने सच में लेसन सीख लिया है। इसके बाद उसकी आवाज और भारी हो जाती है। हाल में शॉप पूरी तरह बॉटम पर पहुंच गई है। सारे पुराने कस्टमर्स चले गए और नए कस्टमर्स को चीट करके भी एक को रोक नहीं पा रहा। हर रात जागता रहता हूँ, बिल्कुल किसी हॉक की तरह। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तब मुझे बस वही बेवकूफियां याद आती हैं जो मैंने पहले की थीं, जिस पर जितना ज्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे यह फील होता है कि मैं शायद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैं सच में अंधा हो चुका था जो मैंने तुम्हारे साथ और सड़क पर मौजूद हर कार ऑनर के साथ ऐसा घटिया काम किया। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह थी कि यह सब मैंने सिर्फ 30 युआन की सस्ती विंडशील्ड फ्लूइड बॉटल के लिए किया। मैंने खुद अपने हाथों से 8 साल पुरानी फ्रेंडशिप को बर्बाद कर दिया, जिस पर मैं पूरी तरह लालच में अंधा हो चुका था। मैं बस ठंडे दिल से उसे उस हालत में देखता रहता है, और वह किसी एक्टिंग जैसा भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सब कुछ खो देने का डर साफ दिखाई देता है, जिसे कोई फेक नहीं कर सकता था। उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वाले एरोगेंट बिहेवियर से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल रात और दिन जैसा फर्क लगता है। जिस पर वह फिर धीरे से कहता है, सो क्या तुम मुझ पर थोड़ा रहम नहीं कर सकते? मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। चलो फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तुम प्राइस बोलो, मैं सबसे लोएस्ट प्राइस दूंगा। सारे पार्ट्स जेन्युइन फैक्ट्री वाले होंगे। मैं सीधे तुम्हारे साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगा, 1 साल या 3 साल, जो चाहो। बस बाहर वाले लोगों को यह दिखा दो कि तुम अभी भी मेरी रेपुटेशन पर भरोसा करते हो। जिस पर वह बार बार करते हुए टूटने लगता है। वह इतना डेस्परेट हो चुका था कि बिना मतलब की बातें करने लगता है, और आखिर में उसकी आवाज आंसुओं से भरकर कांपने लगती है। पूरा पार्किंग लॉट बिल्कुल शांत पड़ा होता है, सिर्फ सड़क से आती टायर की हल्की आवाज सुनाई देती है। फिर मैं ओल्ड जो की तरफ देखकर कहता हूँ, हे ओल्ड ओचो, पता है तुम्हारी इस क्रैपी शॉप की सबसे सड़ी हुई चीज क्या है? सिर्फ लोगों से ज्यादा पैसे लेना नहीं, खराब वर्कमैनशिप भी नहीं, और ना ही वह घटिया विंडशील्ड फ्लूइड।
असली सड़न तुम्हारे दिल में है। तुमने कस्टमर्स को भगवान समझना बंद कर दिया और वर्कर्स को इंसान समझना भी छोड़ दिया। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, तुम कुछ पैसों के लिए वॉशर फ्लूइड तक में चीटिंग करते हो, पार्ट्स के मार्कअप में फ्रॉड करते हो, यहाँ तक कि वर्क बे जल्दी देने के लिए भी एक्स्ट्रा रश फी चार्ज करते हो, और तुम्हें लगता है कि यह सारा पैसा सिर्फ तुम्हारी जेब में जाना चाहिए। हम रेगुलर कस्टमर्स तुम्हारे लिए बस काटने वाली कैश काउस बन चुके थे, लेकिन फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि उसे इस तरह रौंद दिया जाए। इसके बाद मैं उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता हूँ, गुडविल का मतलब ये होता है कि लोग लंबा रास्ता तय करके भी तुम्हारी दुकान पर रिपेयर के लिए आते हैं। जब तुम्हारी दुकान डूबने वाली थी तब हमने मेंटेनेंस फीस पहले से पे करके तुम्हें बचाया था, लेकिन तुमने उसी चीज को मोरल ब्लैकमेल बना दिया। लोगों को सिर्फ पैसे निकालने वाली मशीन समझने लगे। जिस पर मैं वर्कर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, तुम अपने अप्रेंटिसेस के साथ भी उतने ही क्रूअल रहे। उनके खाने तक में कटौती करते हो, उनकी वेजेस रोकते हो, छोटी छोटी गलतियों पर सबके सामने इंसल्ट करते हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन्हें पैसे देते हो तो तुम उन्हें कुत्तों की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन उनमें से कोई भी आयरन का नहीं बना। यहाँ मिट्टी की तरह कुचले जाने के बाद उनसे अच्छे स्किल्स या अच्छी एटीट्यूड की उम्मीद कैसे कर सकते हो? फिर मैं चारों तरफ दुकान को देखते हुए कहता हूँ, इस रिपेयर शॉप में बॉस से लेकर मैकेनिक्स तक हर कोई पेटी स्किमिंग और फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है। आखिर कौन यहाँ पैसे देकर दुख झेलने आएगा? जिस पर मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, आज रात तुम यहाँ रोते हुए आए हो क्योंकि ये बस तुम्हारी बैंकअप तेसी का काउंटडाउन चल रहा है। तुम पूरी तरह पैनिक हो चुके हो, है ना? लेकिन अगर तुम्हारी दुकान अभी भी संभाव चल रही होती तो क्या तुम सच में मानते कि लोगों को ठगना गलत है? बिल्कुल नहीं, तुम कभी नहीं मानते। यह सुनकर वह अचानक अपना सिर ऊपर उठाता है। उसका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। उसकी वह हमेशा चालाकी करने वाली ट्रायंगल आईज अब बिल्कुल बुझ चुकी होती हैं। उनमें सिर्फ खालीपन, पछतावा और कहीं भागने की जगह ना बचने वाली डिस्पेयर दिखाई देती है। जिस पर वह कांपती आवाज में कहता है, मिस्टर सू, मैं सच में बदल सकता हूँ। लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हल्की हवा भी उसे उड़ा सकती थी। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तो जाओ और बदलो, लेकिन मुझे बहाना मत बनाओ और ये मत सोचो कि इस डायलॉग से तुम मेरी पूरी फ्लीट को बांध लोगे। अपने लिए बदलो, थोड़ा अच्छा कर्म कमाने के लिए बदलो, अपनी दुकान में बचे उन अनलकी अप्रेंटिसेस के लिए बदलो जो अभी तक भागे नहीं, और उन फ्यूचर कस्टमर्स के लिए बदलो जो अंधे बनकर तुम्हारी दुकान में कदम रखेंगे। इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, किसी रिपेयर शॉप का सर्वाइव करना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बॉस का दिल सोने का है या पत्थर का। जब दिल अंदर से सड़ जाता है तब रेप्यूटेशन भी खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारे अंदर एक पल की भी कॉन्शियस बची होती तो सड़क किनारे की छोटी दुकान पर भी लोग लाइन लगाकर आते। हर वक्त मोटर ऑयल से आखिरी पैसा निचोड़ने की सोच बंद करो। मैं अब अपनी सांस वेस्ट नहीं करूंगा। यह कहकर मैं वहां से निकल जाता हूँ। रियर व्यू मिरर में वह वहीं जमे हुए दिखाई देता है और धीरे धीरे एक छोटे पैथेटिक ब्लैक डॉट में बदलता जाता है। इसके बाद 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मैं ओल्ड जाओ की रिपेयर शॉप के पास से गुजरता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि वह फ्लैशी गोल्ड साइन आखिरकार हट चुका था। कुछ वर्कर्स अंदर नया इक्विपमेंट ला रहे होते हैं और दुकान के ऊपर एक बड़ा लाल टूहू कार केयर साइन लगा हुआ होता है। वह 3 स्टोरी ऑटो सेंटर, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, अब पूरी तरह चेन स्टोर को बेच दिया गया था। ओपनिंग डे पर मैं वहां से गुजरते हुए कार वॉश के लिए अंदर चला जाता हूँ, जिस पर नई मैनेजर करीब 40 साल की चबी लेडी होती है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। वह ओल्ड स्कूल लोकल वुमन थी जिसे अपना काम अच्छी तरह आता है। वह लाइटनिंग स्पीड से कार वॉश करती है और अंदर बाहर इतनी पॉलिश करती है कि पूरी कार चमकने लगती है। मेंबरशिप कार्ड के साथ सिर्फ $19.99 लगते हैं। यहाँ तक कि विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड भी फ्री में डाल देती है। कार वॉश का इंतजार करते हुए मैं उस प्लम्प लेडी से थोड़ी बात करता हूँ, जिस पर वह बताती है कि वह ओरिजिनल बॉस के सेम होम टाउन से है। उसने सुना था कि यह क्रैपी शॉप अब नहीं चल पाएगी और बिकने वाली है, इसलिए उसने किसी तरह पैसे जोड़कर चेन के साथ मिलकर इसे खरीद लिया। फिर वह धीरे से कहती है, असल में ओल्ड जाओ पहले इतना बुरा आदमी नहीं था। जब वह जवान था तब बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन जैसे ही उसने पैसे कमाने शुरू किए उसका दिमाग पूरी तरह बदल गया। उसके दिमाग में सिर्फ स्कीम्स चलती रहती थीं। उसने अपने पुराने कस्टमर्स को कैश काउस समझ लिया था और अपने वर्कर्स को भी लिमिट तक पुश करता रहता था। जिस पर वह आगे कहती है, जब मैंने यह दुकान टेक ओवर की तब ओल्ड जो खाली शॉप में बैठकर पूरी रात स्मोकिंग करता रहा। वह रोते रोते मेरे सामने सब कन्फेस करने लगा। उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा पछतावा एक डायमंड विंडशील्ड फ्लूइड बॉटल को लेकर था, जिसकी वजह से उसने 7 से 8 साल पुराने बड़े क्लाइंट को हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद वह ओल्ड जाओ की बात रिपीट करते हुए कहती है, यह कभी उस $30 वाली नॉनसेंस बात के बारे में नहीं था। यह किसी आदमी की इज्जत को जमीन पर फेंककर पैरों से कुचलने जैसा था। यह सुनकर मैं अपनी कार कीज पॉकेट में डालता हूँ और मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, तो अब वह गया कहाँ? जिस पर वह जवाब देती है, वह वापस अपने होम टाउन चला गया। सुना है वहां टाउन में मोटरसाइकिल्स और बाइसिकल्स रिपेयर करने का छोटा स्टॉल लगाता है। बस किसी तरह जिंदगी चला रहा है। इसके बाद मैं कार वॉश एरिया से बाहर निकलता हूँ। बाहर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी होती हैं। पीछे तू हु कार रिपेयर शॉप के अंदर कार वॉश मशीन जोर से गरज रही होती है। एंट्रेंस पर मेंटेनेंस के लिए कार्स की लंबी लाइनें लगी रहती है।
फिर मैं पीछे मुड़कर उस जगह को देखता हूँ जहाँ कभी ओल्ड जाओ ऑटो रिपेयर का साइन लगा करता था, जिस पर मुझे एहसास होता है कि जिंदगी की सड़क इंसान खुद अपने कदमों से बनाता है और जब तक इंसान जिंदा है तब तक दोबारा शुरू करने का मौका हमेशा रहता है, चाहे वह इंसान हो या रिपेयर शॉप। लेकिन हमारी अपनी हाथों से टूटी फ्रेंडशिप्स मोटर और नेल में गिरे पानी जैसी होती हैं। एक बार खराब हो जाएं तो फिर कभी वापस ठीक नहीं हो सकती। शायद यही कर्म का सबसे फेयर आउटकम होता है। जिस दिन ओल्ड जाओ प्रोविंशियल कैपिटल छोड़कर गया तब वह अपने साथ एक अच्छा रिपेयर टूल सेट तक नहीं ले जा पाया, क्योंकि उसकी सारी चीजें पार्ट्स सप्लायर्स का डेट चुकाने में चली गई थीं। 8 साल पुराना 3 स्टोरी ऑटो रिपेयर सेंटर आखिर में बस एक लंबे इल्यूजन की तरह खत्म हो गया। जब सपना टूटा तब उसने सिर्फ अपना पैसा ही नहीं खोया, बल्कि शर्म और पछतावे का ऐसा बोझ उठा लिया जो जिंदगी भर उसका पीछा करता रहेगा। इसके बाद वह चुपके से अपने होम टाउन चिंगशुई टाउन लौट गया। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा और उदास था। वहां ना कोई डिसाइपल्स उसकी सेवा करने आते हैं, ना कोई उसे प्रेसिडेंट जाओ कहकर बुलाता है। सिर्फ एक कीचड़ भरी डर्ट रोड और टूटता हुआ ब्रिक हाउस उसका इंतजार कर रहा होता है। जिंदगी चलाने के लिए वह अपने बचे हुए आखिरी कॉइन्स निकालता है। फिर टाउन के ईस्ट वेजिटेबल मार्केट के बाहर एक टेढ़ा सा छोटा रिपेयर स्टैंड लगाता है, जिसका ओविंग तक सीधा नहीं था। वहां वह मोटरसाइकिल्स रिपेयर करता है, बाइसाइकिल्स ठीक करता है, टायर पैच करता है और हवा भरता है। शुरुआती दिन उसके लिए नर्क जैसे थे। सुबह 5 बजे अलार्म किसी डेथ नेल की तरह बजता है। घर के हॉलवे से आती ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक घुस जाती है। ओल्ड झाओ के हाथ, जो कभी इंपोर्टेड कार्स के स्क्रूज टाइटन करते थे, जो सिर्फ बिल्स साइन करने के आदी थे, अब बर्फ जैसे ठंडे सोपी वाटर में डूबे रहते हैं। एयर लीक्स ढूंढते ढूंढते उसके हाथ सूजे हुए लाल कैरेट्स जैसे दिखाई देते हैं। जिस पर पहले दिन जब उसने एक टायर निकाला तब वह एग्जॉशन से अपने स्टैंड के पास ही गिर पड़ा। उसके चेहरे पर मोटर ऑनेल और आंसू एक साथ बहते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी दांत भींचकर गालियां देता रहता है। जिस पर वह बॉस सू को कोसता है कि उसने इतनी बेरहमी से मुंह मोड़ लिया। पार्ट सप्लायर्स को गाली देता है कि सब डर्टी हैंडेड निकले, और उन सभी कार ऑनर्स को भी कोसता रहता है जिन्हें वह एहसान फरामोश भेड़ियों का झुंड समझने लगा था। जिस पर वह मन ही मन सोचता है, बस एक बार मैं इस हालत से बाहर निकल जाऊं, थोड़ा कैपिटल इकट्ठा हो जाए, फिर मैं वापस लड़कर उठूंगा, पहले से भी बड़ी शॉप खोलूंगा। यह सोचते हुए वह एयर पंप में ऑयल डाल रहा होता है, लेकिन रियलिटी बहुत जल्दी उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। छोटे टाउन में रिपेयरिंग का काम मतलब हर एक पैसा जोड़कर गुजारा करना। एक टायर पैच करने के सिर्फ 5 बक्स मिलते हैं, ब्रेक केबल बदलने के 10 बक्स। सुबह से रात तक कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी प्रॉफिट मुश्किल से कुछ दर्जन बक्स तक पहुंचता है। रात को दुकान बंद करने के बाद लाओ झाओ हल्की इनकेंडेंट लाइट के नीचे बैठा होता है, जिस पर वह टिन बॉक्स से निकले हुए मुड़े तुड़े ग्रीस लगे लूज चेंज को बेड पर फैलाता है। फिर हर बिल को सीधा करके एक एक करके काउंट करता रहता है, और उसी दौरान उसके अंदर छुपी हुई वह स्किमिंग इंस्टिंक्ट, जो कुछ दिनों से सोई हुई थी, फिर से जहरीले सांप की तरह जागने लगती है। जिस पर वह गुस्से में बड़बड़ाता है, यह तो नरक है, आखिर यह सब कब खत्म होगा। लाओ झाओ उन पैसों के ढेर को घूरता रहता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है। आखिर 8 साल तक रिपेयर शॉप चलाने के बाद उसके अंदर एक रिफ्लेक्स बस चुका था। उसके हिसाब से अगर कोई बिजनेस सिर्फ मेहनत और ऑनेस्टी पर चलाए तो वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। असली प्रॉफिट हमेशा इनविजिबल क्रैक्स से ही निचोड़ा जाता है। अगली दोपहर जब वह पार्ट सप्लायर के पास स्टॉक लेने जाता है तब उसके पैर खुद ही रास्ता बदल देते हैं। वह यूजुअल ऑथराइज्ड डीलर और फिक्स्ड हाई प्राइस वाले ब्रांड पार्ट स्टोर को पार करके मार्केट के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंच जाता है, जहां बिना साइन बोर्ड वाला डिसमेंटल्ड पार्ट स्टॉल मौजूद होता है। जिस पर वह पूछता है, बॉस ये ब्रेक पैड्स कितने के हैं? वह दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है, यूज्ड पार्ट्स हैं लेकिन कंडीशन बढ़िया है, थोड़ा रिफाइनिश करो, बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। तुम नए लग रहे हो इसलिए रॉक बॉटम प्राइस दूंगा, सिर्फ 5 बक्स पेयर। यह सुनते ही लाओ झाओ का दिल धड़क उठता है, क्योंकि जेन्युइन ब्रांड ब्रेक पैड्स की कीमत 40 बक्स पेयर थी। यह तो सीधा लूट जैसा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा हेजिटेशन बाकी रहता है। जिस पर वह पूछता है, ये काफी ज्यादा घिसे हुए लग रहे हैं, सेफ तो है ना? दुकानदार हंसते हुए कहता है, इंस्टॉल करते वक्त थोड़ा एंटी स्क्वील पेस्ट लगा देना, ब्रेक्स थोड़ी आवाज करेंगी लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। टाउन के ये गनवार लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं और 5 बक्स के टायर पैच पर रोना शुरू कर देते हैं। इन्हें सिरेमिक ब्रेक पैड्स चाहिए क्या? बस ब्रेक लगनी चाहिए, वही काफी है। यह सेंटेंस बिजली की तरह लाओ झाओ के दिमाग पर गिरता है, और उसी पल उसकी आखिरी साइकोलॉजिकल बैरियर भी टूट जाती है। जिस पर वह मन ही मन सोचने लगता है, हाँ, प्रोविंशियल कैपिटल में जब मैं बड़ी रिपेयर शॉप चलाता था तब भी लोगों को आफ्टर मार्केट पार्ट्स को OEM बताकर 3800 चार्ज करता था, तब भी सब चल गया। विंडशील्ड फ्लूइड की बोतल पर एक्स्ट्रा पैसे लिए तब भी लोग देते रहे। बेवकूफों की दुनिया में कभी कमी नहीं होती। फिर वह खुद को समझाते हुए सोचता है, बिजनेस आसान नहीं होता, रेंट, बिजली, पार्ट्स, हर चीज खून चूसती है।
अगर मुझे फिर से ऊपर उठना है तो सेंट बनकर नहीं चल सकता। जिस पर वह दुकानदार से कहता है, मुझे 50 सेट्स दे दो। इसके बाद सिर्फ ब्रेक पैड्स ही नहीं, वह टायर रिपेयर ग्लू तक बदल देता है। पहले वह ब्रांडेड फास्ट ड्राइंग ग्लू यूज करता था, लेकिन अब किसी चीप नो नेम ग्लू पर स्विच कर चुका था। एक ही ग्लू टब को बार बार यूज करता रहता है जब तक वह काली और झागदार ना हो जाए, फिर भी उसे रिप्लेस नहीं करता। और जो टायर पैच लगाता था वह भी सीक्रेटली घटिया क्वालिटी वाला इस्तेमाल करता है। ऊपर से देखने में पैच सही लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से स्लो लीक शुरू हो जाती है। इन्हीं शेडी ट्रिक्स की वजह से उसके रिपेयर स्टैंड का प्रॉफिट लिटरली ओवरनाइट डबल हो जाता है, जिस पर वह टिन बॉक्स में बढ़ते हुए पैसों को देखकर फिर से खुश होने लगता है। उसके चेहरे की सारी एग्जॉशन गायब हो जाती है, यहाँ तक कि टायर फिक्स करते वक्त उसके होंठों पर वही फेक स्मग स्माइल वापस लौट आती है जिसे वह बहुत समय से मिस कर रहा था। जिस पर वह मन ही मन हंसते हुए सोचता है, इस दुनिया में फूल्स की कमी नहीं है। कॉन्शियंस, हाँ, कॉन्शियंस की कीमत ही क्या है। लेकिन वह सबसे बड़ी गलती भूल चुका था। चिंगशुई टाउन प्रोविंशियल कैपिटल नहीं था। प्रोविंशियल कैपिटल एक विशाल समंदर जैसा था। वहां अगर एक मिस्टर सू चला जाए तो काउंटलेस मिस्टर ली और मिस्टर जांग मिल जाते हैं। लेकिन चिंगशुई टाउन सिर्फ कुछ हजार लोगों का छोटा कम्युनिटी था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। यहाँ हर सड़क, हर स्टॉल, नेबर्स और पर्सनल कनेक्शंस के जाल में बंधी हुई थी। यहाँ सीक्रेट्स टिकते नहीं थे और फॉरगिवनेस तो उससे भी कम मिलती थी। एक सुबह विंटर फॉग अभी पूरी तरह हटी भी नहीं थी। कुछ लोग ओल्ड झाओ के रिपेयर स्टैंड के बाहर टायर पैच और एयर भरवाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। एयर कंप्रेसर लगातार हमिंग कर रहा होता है और लाओ झाओ बड़ी स्किल से टायर निकाल रहा होता है, चेहरे पर वही वार्म स्माइल लगाए हुए। तभी रेड पैडेड जैकेट पहने एक मोटी आंटी भीड़ को धक्का देकर अंदर आती है। यह ईस्ट एंड वाली आंटी पूरे टाउन में अपनी लाउड वॉइस के लिए फेमस थी और नेबरहुड गॉसिप की चलती फिरती मशीन मानी जाती थी। अगर कोई उससे ग्रोसरी खरीदते वक्त एक डाइम भी ज्यादा ले ले तो वह 3 दिन तक सड़क के कोने पर खड़े होकर चिल्लाती रहती है। जिस पर वह जोर से कहती है, मास्टर झाओ, मेरा रियर टायर फिर फ्लैट हो गया, जरा देखो। लाओ झाओ तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, फिर पंचर हो गया क्या? होल्ड ऑन आंटी, अभी चेक करता हूँ। वह जल्दी से रियर व्हील निकालकर पानी के बासन में डालता है, जिस पर बबल्स उठने लगते हैं और वही पुराने पैच के किनारे से हवा लीक होती दिखाई देती है। फिर लाओ झाओ कहता है, उसी जगह से लीक हो रहा है, मैं दोबारा पैच कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वह ग्लू लगाने जाता है, आंटी तुरंत व्हील पकड़ लेती है, जिस पर वह तेज आवाज में कहती है, होल्ड ऑन मास्टर झाओ, यही जगह तुमने पिछले महीने भी पैच की थी, फिर लीक कैसे हो गया? यह सुनकर लाओ झाओ का दिल धक से रह जाता है, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती स्माइल बनाकर कहता है, अरे आंटी, टायर पैच हमेशा हमेशा नहीं चलता, सड़क पर इतना ब्रोकन ग्लास पड़ा रहता है, दोबारा पंचर होना नॉर्मल है। लेकिन आंटी तुरंत चिल्लाकर कहती है, मैं यह बाइक सिर्फ ग्रोसरी खरीदने के लिए यूज करती हूँ, वह भी पेव्ड रोड्स पर, वहां ब्रोकन ग्लास कहाँ से आएगा? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? उसकी आवाज एकदम ऊंची हो जाती है, जिस पर आसपास रिपेयर का इंतजार कर रहे लोग भी पास आकर देखने लगते हैं। लाओ झाओ का चेहरा ऑकवर्ड हो जाता है। वह कोई एक्सक्यूज देने ही वाला था कि तभी डार्क फेसेड आदमी भीड़ चीरते हुए सामने आता है, जिस पर वह गुस्से में ब्रेक पैड जमीन पर फेंकते हुए कहता है, ऑल्ड जाओ, पहले ये देख, ये वही रियर ब्रेक पैड्स हैं जो तूने मेरे लिए लगाए थे, खुद देख इनकी हालत। वह ब्रेक पैड इतना घिस चुका होता है कि सिर्फ मेटल बैकिंग प्लेट बची होती है। उसका फ्रिक्शन मटेरियल अजीब डार्क ब्लैक रंग का होता है, उंगली से स्क्रैप करते ही पाउडर बनकर टूटने लगता है। फिर वह आदमी गुस्से में चिल्लाता है, आज रास्ते में मेरी ब्रेक्स फेल हो गईं, मैं ऑलमोस्ट एक बिग रिग के नीचे आने वाला था, फिर मैं इसे वेस्ट साइड वाले ओल्ड सन के पास ले गया। उसने बताया कि यह रिफर्बिश्ड स्क्रैप पार्ट है जो किसी जंक कार से निकाला गया है। तू ये कचरा मुझे लगाकर मारना चाहता है क्या? ये सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच जाता है। जो लोग रिपेयर के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे तुरंत बदल जाते हैं। कुछ लोग अपनी व्हीकल्स वहीं से वापस ले जाने लगते हैं और कुछ लोग नए इंस्टॉल्ड पार्ट्स निकालकर काउंटर पर पटक देते हैं, जिस पर ओल्ड जो का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। कोल्ड स्वेट उसकी पीठ भिगो देती है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि टाउन का ओल्डर रिपेयर मास्टर सिर्फ एक नजर में सब समझ जाएगा। इंस्टिंक्टिवली वह फिर से पुराने बड़े रिपेयर शॉप ओनर वाला एरोगेंट एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है, वही ब्लिंग टोन जिससे वह पहले लोगों को डराता था। जिस पर वह जोर से कहता है, भाई, खाना कुछ भी खा लो, लेकिन बेकार बातें मत करो। ये सब लेजिटिमेट स्टॉक है जो मैं प्रोविंशियल कैपिटल के सप्लायर से लाया हूँ। तुम्हें पता भी है पार्ट्स कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। मुझे तुमसे 1 सेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट तक नहीं मिला, उल्टा तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर वह डार्क फेसेड आदमी आग बबूला हो जाता है, जिस पर वह चिल्लाता है, रेपुटेशन? तुझे रेपुटेशन की बात करने की भी हिम्मत है? सब लोग देखो इस गार्बेज को, ये ब्रेक पैड नहीं, सीधा डेथ ट्रैप है। मास्टर झाओ जंकयार्ड के स्क्रैप पार्ट्स लगाकर लोगों को ठग रहा है। इसने अपनी कॉन्शियंस कुत्तों को बेच दी है। फिर भीड़ में से कोई और चिल्लाता है, सुना है प्रोविंशियल कैपिटल में भी यह लोगों को इतना चीट करता था कि इसे वहां से भगा दिया गया था। जिस पर ओल्ड झाओ गुस्से में चीखता है, तुम सब बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी सामने वाला आदमी सीधा पंच मार देता है, जिस पर ओल्ड झाओ पीछे लड़खड़ाता है और पीछे रखा सोपी वाटर बेसिन
पलट जाता है। वह सीधे मडी वाटर में गिर पड़ता है और बेहद पैथेटिक दिखाई देता है। फिर भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगती है, हार्टलेस स्विंडलर, डेंजरस रिफर्बिश्ड पार्ट्स लगाकर लोगों की जान खतरे में डालता है और ऊपर से लड़ाई भी करेगा। जिस पर कोई और जोर से बोलता है, अब समझ आया पिछली बार यहाँ पैच करवाने के सिर्फ 3 दिन बाद मेरा टायर फ्लैट क्यों हो गया था। शैमलेस बैस्टर्ड। इसका चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि यह आदमी शुरू से ही घटिया था। इसे इस मार्केट से बाहर निकालो, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। जिस पर पूरी भीड़ गुस्से से उबलने लगती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि पहला पंच किसने मारा। तभी कोई ओल्ड जो के पार्ट्स वाले बिन को पलट देता है, जिस पर ओल्ड जो घबराकर चिल्लाता है, मत तोड़ो मत तोड़ो, मेरा सामान मत तोड़ो। लेकिन एंग्री क्राउड अब रुकने वाला नहीं था। तभी एक जोरदार बैंग की आवाज आती है। उसके बगल वाला एयर कंप्रेसर किसी ने किक मारकर गिरा दिया। प्लग सॉकेट से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है और चिंगारियों की बारिश हवा में उड़ने लगती है। फिर कोई जमीन पर पड़ा चीप ब्रेक पैड उठाता है और ओल्ड झाओ के कार्डबोर्ड साइन पर दे मारता है, जिस पर वह बीच से टूटकर मडी वाटर में गिर जाता है और फिर कोई उस पर पैर रखकर उसे पूरी तरह कुचल देता है। ओल्ड झाओ वहीं जड़ बनकर खड़ा रह जाता है। उसके चारों तरफ सिर्फ गुस्से भरी चीखें और गालियां गूंज रही होती हैं। लोगों की वह कॉन्टेम्प्ट और स्कारन से भरी नजरें हजारों लाल गर्म कीलों की तरह उसे उसी जगह पर ठोक देती हैं, जिस पर उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वह धीरे धीरे सिर नीचे करता है, जमीन पर बिखरे क्रशड पार्ट्स को देखता है, फिर उस चीप ग्लू को मडी वाटर में घुलते हुए देखता रहता है और उसी एक पल में जैसे टाइम खुद मुड़ने लगता है। चिंगशुई टाउन का वह मडी मार्केट उसकी आंखों से गायब हो जाता है और उसकी जगह प्रोविंशियल कैपिटल वाली उसकी 3 मंजिला ओल्ड जाओ ऑटो रिपेयर शॉप सामने आ जाती है। वह खुद को उस यूनिफॉर्म में देखता है जिसके चेस्ट पर जनरल मैनेजर कढ़ा हुआ था। वह हिस्टेरिकली नए यंग अप्रेंटिस पर उंगली दिखाकर चिल्ला रहा होता है। फिर अगला सीन बदलता है। वह खुद को बॉस सू के चेहरे पर 100 युआन का बिल फेंकते हुए देखता है, जैसे किसी भिखारी को टिप दे रहा हो। वर्कशॉप की फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे बॉस सू का वह चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक्सट्रीम कोल्डनेस और डिस्गस्ट भरा हुआ था। जिस पर बॉस सू की वह आखिरी बात उसके दिमाग में घंटी की तरह गूंजने लगती है, आज तुमने सिर्फ मेरी मेंटेनेंस जॉब खराब नहीं की, तुमने इंसान होने की सबसे बेसिक इंटीग्रिटी और कॉन्शियस खो दी। वह ग्रिटेड टीथ वाली धीमी आवाज अब उसके दिमाग में एक्सप्लोजन की तरह गूंजती है और उसके अंदर तक झकझोर देती है। 8 साल तक वह खुद को बहुत श्रूड बिजनेसमैन समझता रहा, हर इंसान को काटने वाली लीक की तरह यूज करता रहा। लेकिन आज उसकी खुद की केयरफुली प्लान्ड फेक पार्ट्स को इन गांव वालों ने बिना दया के कीचड़ में कुचल दिया था। और जब उसकी फेक रिस्पेक्ट की आखिरी परत भी सबके सामने फट गई, तब पहली बार उसे असली एहसास होता है। किसी फूल की तरह ट्रीट किए जाने का गुस्सा, खराब सर्विस के लिए पैसे देने की घिन और किसी इंसान या दुकान से हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ देने वाली कंटेम्प्ट, जिस पर वह अंदर ही अंदर टूटते हुए सोचता है तो यह एहसास होता है। लेकिन वह न रोता है, न किसी से बहस करता है। वह बस जमीन पर पड़े ब्लैक ऑनेल स्टैंड को खाली आंखों से घूरता रहता है और आखिरकार उसे बॉस सू की आखिरी नजर का मतलब समझ आ जाता है। बॉस सू हार्टलेस नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से एक एक करके सारे ब्रिजेस जला दिए थे। वह कुछ पैसों को बहुत बड़ा मैटर समझता रहा, लेकिन इंसानियत के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स को उसने घास की तरह रौंद दिया। प्रोविंशियल कैपिटल में कुछ बक्स की विंडशील्ड फ्लूइड के लिए उसने साल के 2 मिलियन वाले बिजनेस को खो दिया और होम टाउन वापस आकर पार्ट्स पर कुछ बक्स बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी सर्वाइवल चांस भी खत्म कर दी। ए लेपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पॉट्स। ओल्ड जो अंदर से उतना ही सड़ा हुआ इंसान था। कुछ देर बाद मार्केट मैनेजर वहां आता है। वह डिस्गस्ट से उसे फ्लोर के ऑयल स्टेन साफ करने को कहता है और ऊपर से एक फाइन भी थमा देता है। उस रात ओल्ड जो बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। 103.6 डिग्री फीवर। पुराना घर चारों तरफ से हवा छोड़ रहा होता है। वह अकेला फटे हुए क्विल्ट में सिकुड़कर कांप रहा होता है, जिस पर वह बीमारी तूफान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है, जैसे उसकी जिंदगी भर का ग्रीड, स्किमिंग, हाइपोक्रेसी और गिल्ट जलाकर खत्म करना चाहती हो। फिर उसे एक लंबा सपना आता है। सपने में ओल्ड झाओ अपनी 20s में होता है। उसके हाथ मोटर ऑयल से भरे हुए हैं। वह एक पुराने सांताना कार के नीचे घुसकर बोल्ट टाइटन कर रहा होता है। तभी शेड के बाहर बॉस सू अपनी पुरानी मर्सिडीज लेकर आता है। विंडो नीचे करके चिल्लाता है, हे बॉस, ये ठीक कर सकते हो? रास्ते में ब्रेकडाउन हो गई, जल्दी चाहिए। जिस पर यंग ओल्ड झाओ कार के नीचे से बाहर निकलता है। चेहरे का ऑयल पोंछता है। चेक करने के बाद सिंपल स्माइल के साथ कहता है, छोटी प्रॉब्लम है, फैन बेल्ट टूट गई, स्टॉक में नहीं है, मार्केट जाकर लानी पड़ेगी। बॉस थोड़ा पूछता है, दूर है क्या? मैं भी चलता हूँ। इसके बाद दोनों मार्केट जाते हैं। वापस आकर बेल्ट इंस्टॉल करते हैं। इंजन स्टार्ट होता है और ओल्ड झाओ कैजुअली पूरा इंजन बेसाफ करने लगता है,
जिस पर बॉस सू उसे सिगरेट देता है, लेकिन वह हाथ हिलाकर मना कर देता है। फिर सिंपल स्माइल के साथ कहता है, नहीं बॉस, आप रिपेयर के लिए मेरे पास आते हो वही मेरे लिए काफी है, मैं आपकी सिगरेट कैसे ले सकता हूँ। यह सुनकर बॉस सू मुस्कुराता है, जिस पर वह कहता है, तुम्हारा काम सॉलिड है और तुम खुद भी सॉलिड आदमी हो, आगे कंपनी में नई कार्स आएंगी तो सारे रिपेयर्स यहीं करवाऊंगा। जिस पर यंग ओल्ड जो खुशी से जवाब देता है, थैंक्स बॉस, जब तक आप आते रहोगे मैं हमेशा बेस्ट पार्ट्स लगाऊंगा, अपनी पूरी मेहनत दूंगा। अचानक हॉस्पिटल बेड पर पड़ा ओल्ड जो अपनी आंखें खोल देता है। वह भारी सांसें लेते हुए हवा के लिए हाँफने लगता है और फिर उसके आंसू टूटे हुए बांध की तरह बहने लगते हैं। उसकी धंसी हुई आंखों से निकलकर ब्लैक पिलो केस को भिगो देते हैं, जिस पर वह कांपती आवाज में खुद से पूछता है, मैं खुद को इतना बड़ा बीस्ट कैसे बना बैठा। खाली कमरे में उसकी दबाई हुई हार्ट रेंचिंग सिसकियां गूंजने लगती हैं। वह उस ग्रीड के लिए रोता है जिसने उसकी आंखें बंद कर दी थीं, उन रिलेशनशिप्स के लिए रोता है जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा और कभी वापस नहीं जोड़ पाया, और अपनी जिंदगी के उस एब्सर्ड और पैथिक फर्स्ट हाफ के लिए भी रोता है। यह फीवर उसके अंदर वाले एरोगेंट और निकेल एंड डिमिक बॉस झाओ को जला देता है, और पीछे सिर्फ एक ऐसा इंसान बचता है जिसकी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिसे अब पहली बार असली दर्द फील हो रहा था। ओल्ड जो कि 3 दिन बाद उसका फीवर उतर जाता है। ओल्ड जो बेड से उठता है, उसका शरीर सूखे हुए लकड़ी के टुकड़े जैसा कमजोर हो चुका होता है, लेकिन वह ना भागता है ना फिर से उस शेडी स्क्रैपयार्ड वाले स्टॉल पर जाता है। सुबह 5 बजे पूरा क्योंगशू टाउन अभी भी शांत पड़ा होता है। ओल्ड झाओ अपना रिपेयर कार्ड धक्का देते हुए फ्रीजिंग हवा के खिलाफ चलते हुए टाउन के अकेले ब्रांडेड पार्ट्स डीलर के पास पहुंचता है, जिस पर वहां ओल्ड मैन सन रीडिंग ग्लासेस पहनकर शेल्व्स ठीक कर रहा होता है। वह ओल्ड झाओ को देखकर फ्रीज हो जाता है, फिर हल्की मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, अरे ये तो बॉस जाओ है, क्या बात है, आज फिर चीप यूज्ड पार्ट्स लेने आए हो। लेकिन ओल्ड जाओ कोई जवाब नहीं देता। वह अपने हाथ में कसकर पकड़ी प्लास्टिक बैग काउंटर पर रख देता है। ये वही पैसे थे जो उसने अपनी पुरानी एक्सपेंसिव मैकेनिकल वॉच बेचकर जुटाए थे। फिर वह धीरे से कहता है, मास्टर सन, मुझे 50 सेट्स जेन्युइन ब्रेक पैड्स चाहिए, सबसे बेस्ट वाले, और 20 जेन्युइन जिंगताई इनर ट्यूब्स भी। ये सुनकर ओल्ड सन सस्पिशियस नजरों से उसे घूरता रहता है, लेकिन हिलता तक नहीं। तभी ओल्ड झाओ सिर उठाकर उसकी आंखों में सीधा देखता है, जिस पर वह कहता है, मुझे पता है मैं पहले बैस्टर्ड था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। मास्टर सन, होलसेल प्राइस लगाओ, ना एक पेनी ज्यादा ना एक सेंट कम। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन देखकर ओल्ड सन भी हैरान रह जाता है। वह धीरे से रीडिंग ग्लासेस उतारता है, फिर शेल्फ के सबसे पीछे से कुछ बॉक्सेस निकालता है। उन जेन्युइन पार्ट्स पर एंटी काउंटरफाइट कोड्स प्रिंटेड होते हैं। उस सुबह ओल्ड झाओ का रिपेयर स्टैंड फिर से लग जाता है। वर्क बेंच इतना साफ होता है कि उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सारे पार्ट्स ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बंस में नीटली अरेंज्ड रहते हैं, क्लियर प्राइस टैग्स के साथ। लेकिन पहले दिन कोई कस्टमर नहीं आता। नेबर्स दूर से गुजरते हुए फुसफुसाते हैं और लंबा रास्ता लेकर निकल जाते हैं। फिर भी ओल्ड जाओ ना गुस्सा करता है ना दुखी होता है। रात होने पर वह पूरे दिन आइडल पड़े एयर पंप को बार बार साफ करता रहता है। दूसरे दिन भी शॉप खाली रहती है, फिर भी वह सुबह जल्दी स्टैंड लगाता है। जेन्युइन ब्रेक पैड्स को एक एक करके बाहर सजाता है। तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर आधे महीने बाद एक सुबह आंट ली अपना पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर धक्का देते हुए उसके स्टैंड के सामने से गुजरती है। चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन होता है। दूर से जेन्युइन रबर की अलग स्मेल हवा में आती है, जिस पर आंटली रुक जाती है। उसकी नजर स्टैंड पर जाती है। वहां जेन्युइन ब्रेक पैड्स की पूरी लाइन रखी होती है, जिन पर एंटी काउंटरफाइट कोड्स लगे होते हैं। फिर वह नीटली स्टैक्ड जेन्युइन जिंगताई इनर ट्यूब्स को भी देखती है। उसी समय ओल्ड जाओ अपने टूल्स अरेंज कर रहा होता है। जैसे ही वह आंटली को देखता है, वह अपने वर्क कवर्स पर हाथ पहुंचता है। फिर वह आंटली के स्कूटर का रियर व्हील निकालकर पानी के बेसिन में डालता है, पुराने लीकिंग पैच को ढूंढता है, उसे फाड़ कर निकाल देता है, फिर सरफेस को सैंड करता है, नया रबर सीमेंट लगाता है और जेन्युइन पैच चिपकाता है, जिस पर वह रोलर को पैच के ऊपर दर्जनों बार आगे पीछे चलाता है। फिर कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, आंटली, मैं गारंटी देता हूँ यह स्कूटर कबाड़ होने तक चलेगा और फिर लीक नहीं करेगा। यह कहकर वह पैच को हवा में हिलाता है, फिर जोर से कहता है, अगर फिर लीक हुआ तो मैं ओल्ड जाओ आज यही पूरा स्टैंड तोड़ दूंगा और हमेशा के लिए चिंगशू टाउन छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन आंटली कुछ नहीं बोलती। वह टायर को दबाकर चेक करती है। उसके चेहरे पर आधा डाउट और आधा भरोसा दिखाई देता है। फिर वह स्कूटर पर बैठती है और मार्केट के एंट्रेंस के आसपास एक राउंड लगाकर वापस आती है, जिस पर लौटते ही वह पॉकेट से 5 कॉइन्स निकालती है और काउंटर पर रख देती है। फिर कोल्ड आवाज में कहती है, फ्रंट ब्रेक भी एडजस्ट कर दो, थोड़ा लूज लग रहा है। ओल्ड जाओ उन 5 कॉइन्स को घूरता रह जाता है। उसकी आंखें अचानक भरने लगती हैं, जिस पर वह गहरी सांस लेता है और जबरदस्ती आंसू रोक देता है। फिर वह तुरंत रेंच उठाता है। उसके हाथ पहले से कहीं ज्यादा क्विक और निम्बल चलते हैं, जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे हो जाएगा, बस 1 मिनट, अभी ठीक कर देता हूँ। इसके बाद दिन पानी की तरह गुजरने लगते हैं। किसी ने ओपनली उसे माफ करने का ड्रामा नहीं किया, लेकिन छोटे टाउन में लोगों की जुबान सबसे ऑनेस्ट चीज होती है। धीरे धीरे उसके रिपेयर स्टैंड के सामने फिर से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि लाओ झाओ के ब्रेक पैड्स अब सबसे बेस्ट जेन्युइन पार्ट्स होते हैं। ओल्ड झाओ के पैच्ड टायर
फिल्टर्स पूरे साल लीक नहीं करते और वह ऑयल चेंज में अब कभी पानी नहीं मिलाता, जिस पर वह फिर से सुबह से रात तक लगातार काम करता रहता है। लेकिन सारे खर्च निकालने के बाद एक टायर पैच करने पर उसे सिर्फ 2 युआन प्रॉफिट मिलता है। फिर विंटर दोबारा लौट आता है। एक सुबह चिंगशू टाउन में भारी स्नोफॉल होती है। ओल्ड झाओ अपने छोटे स्टूल पर रिपेयर स्टैंड के सामने बैठा होता है। उस समय कोई कस्टमर नहीं होता, जिस पर वह टिन बॉक्स से कॉइन्स बाहर निकालता है। 1 युआन, हाफ युआन, यहाँ तक कि एक जियाओ कॉइन्स भी रफ वुडन बोर्ड पर बिखरे पड़े रहते हैं। उसके हाथ चिल ब्लेन्स से फटे हुए होते हैं। फिंगरनेल्स में जमा ग्रीस अब कभी साफ नहीं हो सकता था। पुराने बॉस जाओ का एक निशान तक नहीं बचा था। लेकिन जब वह उन कॉइन्स को एक एक करके सीधा करता है और स्टैक बनाता है, तब उसके हाथों की मूवमेंट्स बेहद जेंटल और स्टेडी लगती हैं, जैसे पहली बार वह जमीन से जुड़कर जी रहा हो। फिर वह हाथों में पकड़े क्रम्पल्ड बिल्स को देखता है और अचानक बिना आवाज के हंस देता है, जिस पर उसे प्रोविंशियल कैपिटल वाला 3 स्टोरी ऑटो रिपेयर सेंटर याद आता है। वह स्काई हाई मेंटेनेंस बिल्स याद आते हैं। बॉसो की मर्सिडीज दूर जाती हुई याद आती है। लेकिन मोटर ऑयल में गिरा पानी कभी वापस नहीं निकाला जा सकता। शायद उसकी डेस्टिनी यही थी कि वह पूरी जिंदगी इसी मड में फंसा रहे, कुछ डायम्स और क्वार्टर्स जोड़कर जिंदगी काटे। तभी ठंडी हवा का झोंका वहां से गुजरता है। ओल्ड झाओ गहरी सांस लेकर मोटर ऑयल से भरी हवा को अंदर खींचता है और अपने सीने में धड़कते दिल को फील करता है। अब उसे कभी रात के बीच में किसी के दरवाजा पीटने का डर नहीं रहता। कोई पार्ट्स चेक करने नहीं आएगा, किसी कस्टमर के ब्रेक्स फेल होने के बाद एक्सीडेंट करके उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा, और ना ही अब उसे अपने सन्स वाले नाइटमेयर्स से पसीने में जागना पड़ता है। $2, $3, $5 वह खुद से बड़बड़ाते हुए उन लूज कॉइन्स को केयरफुली टिन बॉक्स में रखता रहता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। दूर किसी स्ट्रीट से ब्रूम के स्नो साफ करने की पहली आवाज सुनाई देती है, जिस पर ओल्ड झाओ खड़ा होता है, अपने क्लोथ से ग्रीस झाड़ता है, एयर कंप्रेसर प्लग करता है, पार्ट्स बिन्स पर टाप डालता है और एवरीडे लाइफ की हसल बसल का इंतजार करने लगता है। फिर वह धीमी आवाज में खुद से कहता है, यह पैसा बहुत कम है और कमाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम क्लीन तो है। 3 साल बाद फिर से चाइनीज न्यू ईयर आ जाता है। मैं हॉलिडे के लिए अपनी होम टाउन वापस ड्राइव कर रहा होता हूँ। जब चेंगशुई टाउन पास आता है, तब मैं जानबूझकर मेन रोड छोड़ देता हूँ। यह रास्ते में नहीं था, बल्कि मैं खास तौर पर वहां जा रहा था, क्योंकि न्यू ईयर से पहले लाओ झाओ ने श्याओ जुन के जरिए मैसेज भेजा था। श्याओ जुन ने बताया था कि ओल्ड झाओ अभी भी टाउन में रिपेयर वर्क कर रहा है और उसका छोटा स्टॉल अब एक छोटी शॉप बन चुका है, जिस पर साइने बोर्ड पर कुछ नए वर्ड्स भी ऐड किए गए थे। मैं वेजिटेबल मार्केट के बाहर कार पार्क करता हूँ, फिर पैदल चलते हुए दूर से उसकी शॉप को देखता हूँ। पुराने साइन के नीचे एक नई लाइन लिखी होती है, ब्रेक पैड्स जेन्युइन ओनली। पूरी शॉप स्पॉटलेस क्लीन दिखाई देती है। टूल्स पूरी वॉल पर नीटली टंगे हुए थे। पार्ट्स शेल्व्स पर सॉर्टेड और स्टैक्ड पड़े थे। हर बॉक्स पर साफ प्राइस टैग लगा होता है। एयर कंप्रेसर बिल्कुल नया था। टायर चेंजर पुराना होने के बावजूद पॉलिश होकर चमक रहा था। ओल्ड झाओ एक ओल्ड स्टाइल मोटरसाइकिल के पास स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा था। वह एक एल्डरली मैन की ब्रेक केबल बदल रहा होता है। वह पहले से बहुत ज्यादा दुबला हो चुका था। उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। बैक थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उसके हाथ अब भी स्टेडी थे। वह हर स्क्रू टाइटन करने के बाद टॉर्क वॉन्च से दोबारा चेक करता है। तभी वह एल्डरली मैन खुश होकर कहता है, मास्टर झाओ, पिछली बार जो ब्रेक पैड्स लगाए थे वह बहुत अच्छे निकले। आधा साल हो गया, अभी भी नए जैसे फील होते हैं। जिस पर ओल्ड झाओ हल्की स्माइल के साथ जवाब देता है, कोई दिक्कत हो तो आराम से वापस आ जाना, मैं उसके पास नहीं जाता। सड़क के दूसरी तरफ एक ब्रेकफास्ट स्टॉल पर बैठ जाता हूँ। सोए मिल्क का बाउल ऑर्डर करता हूँ और दूर से उसे देखता रहता हूँ। ब्रेक केबल रिप्लेस करने के बाद भी ओल्ड झाओ उस ओल्ड मैन की बाइक दोबारा चेक करता है, टायर प्रेशर एडजस्ट करता है, चेन टाइट करता है और आखिर में रैग से पूरी सीट साफ करता है। फिर ओल्ड मैन पैसे देने लगता है। ओल्ड झाओ प्राइस बताता है, पैसे लेकर वापस शॉप के अंदर जाता है, काउंटर के पीछे बैठता है और एनमेल मग उठाकर पानी पीने लगता है। तभी मेरी नजर शॉप वॉल पर लगे एक बैनर पर जाती है। रेड बैकग्राउंड और गोल्डन लेटर्स वाला बैनर, जिस पर लिखा होता है, ऑनेस्ट रिपेयर्स फेयर टू ऑल, ऑनेस्ट सर्विस रिसस, सर्विस फॉर एवरीवन। बैनर थोड़ा पुराना हो चुका था, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उसे साफ करके रखा गया था। नीचे इंस्क्रिप्शन लिखा था, प्रेजेंटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ चिंगशुई टाउन। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। मैं वहां करीब 15 मिनट बैठा रहता हूँ। सोए मिल्क खत्म करता हूँ, फिर उठकर जाने लगता हूँ। जब मैं शॉप के एंट्रेंस के पास से गुजरता हूँ, तब क्वाइटली वहां रखे कॉइन बॉक्स में 100 युआन डाल देता हूँ। करीब दर्जन भर कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे से आवाज आती है, ए बॉस, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस चलते चलते कहता हूँ, बाकी रख लो। मैं बिना पीछे देखे कॉर्नर टर्न करता हूँ और कार में बैठ जाता हूँ। रियर व्यू मिरर में लाओ झाओ शॉप एंट्रेंस पर खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में वह 100 युआन बिल होता है और वह ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी कार की डायरेक्शन में देखता रहता है। शायद उसने मुझे पहचान लिया था और शायद नहीं भी, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कार चिंगशू टाउन से बाहर निकलती है, तब रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक विंटर व्हीट फील्ड्स फैले होते हैं।
स्नो के नीचे दबे ग्रीन स्प्राउट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही यह विंटर खत्म होगा वे पागलों की तरह ग्रो करना शुरू कर देंगे। इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर बदलना चाहिए, चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना हो, चाहे मड से क्रॉल करके ही वापस उठना पड़े। फिर अचानक मुझे उस वुडन साइनेज बोर्ड के छोटे वर्ड्स याद आते हैं, ब्रेक पैड्स, ओनली जेन्युइन प्रोडक्ट्स सोल्ड। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके पीछे एक और लाइन लिखी हुई थी, उससे भी छोटी, ग्रीस पेन से टेढ़े मेढ़े तरीके से लिखी गई, जैसे बाद में जल्दी में ऐड की गई हो, ओल्ड मैन जाउज इल डस्ट सन चेंज्ड इट।